नमस्ते। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं शेखर जोशी जी की एक बहुत ही गहरी और दिल छू लेने वाली रचना संवादहीन के बारे में। ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये हमारे आसपास के समाज की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक भरे पूरे चहल पहल वाले ग्रामीण घर में अचानक सन्नाटा छा जाए। पलायन का सन्नाटा। जब युवा पीढ़ी अपने बेहतर भविष्य के लिए शहरों का रुख कर लेती है ना, तो पीछे अपने अपने घरों में छूट जाते हैं बुजुर्ग, बिल्कुल अकेले। ये कहानी इसी अकेलेपन की कठोर सच्चाई को हमारे सामने रखती है। अब इस बेहतरीन कहानी के पीछे जो कलम है वो है जाने माने लेखक शेखर जोशी जी की। 1932 में अल्मोड़ा के पहाड़ों में जन्मे शेखर जी का 2022 में निधन हुआ। पहाड़ों की जिंदगी और वहाँ के ग्रामीण समाज की उनकी जो समझ थी ना, वो सच में बेजोड़ थी। उन्होंने अपने कहानियों में हमेशा समाज के उन हिस्सों को छुआ है जिन पर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो। और उनकी यही समझ उनकी पूरी साहित्यिक विरासत में साफ झलकती है। 1958 में जब उनका पहला कहानी संग्रह कोसी का खटवार आया था, तभी से उनकी एक अलग पहचान बन गई थी। उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और साहित्य भूषण जैसे कई बड़े सम्मान मिले। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो गांव और शहर के बीच की दूरियों और मजदूर वर्ग के संघर्षों को बिल्कुल असली रूप में पेश करते थे, और यही यथार्थवाद संवादहीन को इतना असरदार बनाता है। खैर, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस शब्द संवादहीन को समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा गहरा अलगाव जहां कोई अर्थपूर्ण बातचीत या संचार ही ना हो। ये सिर्फ चुप रहने की बात नहीं है, ये उस खालीपन, उस शून्य के बारे में है जो तब महसूस होता है जब आपके पास अपने दिल की बात शेयर करने के लिए कोई ना हो। और पूरी कहानी इसी एक बिंदु के इर्द गिर्द घूमती है। अब देखिए, इस कहानी की मुख्य पात्र हैं ताई। उनके जीवन का जो तब और अब का अंतर है वो सच में आपको झकझोर कर रख देगा। एक तरफ वो दौर था जब उनका घर एक भरा पूरा परिवार हुआ करता था, बेटे बहुएं, बेटियां, नौकर चाकर, पूरे घर में एक रौनक रहती थी। और दूसरी तरफ है आज का दिन। वही घर अब एक खंडर सा बन चुका है, जहां ताई बिल्कुल एकाकी जीवन जी रही हैं। वक्त कैसे किसी की पूरी दुनिया बदल देता है, ताई उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और आखिर इस भारी बदलाव की वजह क्या थी? वही शहर का मोह। बेटे और बहुएं शहरों में जा बसे, बेटियां अपने अपने ससुराल चली गईं, और देखते ही देखते सब कुछ छूट गया। ताई इस कदर अकेली हो गईं कि उनके लिए खुद के लिए 2 वक्त का खाना बनाना भी एक बोझ सा बन गया। वो व्रत और उपवास के बहाने चूल्हा जलाना तक टालने लगीं। ये उस ग्रामीण से शहरी पलायन का वो शांत लेकिन खौफनाक असर है जो पीछे छूट गए लोगों को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर देता है। लेकिन फिर इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ताई के इस सूनेपन को दूर करने के लिए गांव के ही एक शख्स गणपत ने उन्हें एक पहाड़ी तोता लाकर दिया, मिट्ठू। और यकीन मानिए, मिट्ठू के आते ही जैसे कोई चमत्कार हो गया। जो ताई अपने लिए खाना बनाने में भी आलस करती थीं, वो अब इस छोटे से तोते के लिए बिल्कुल नियम से दाल भात पकाने लगी। उनका सारा रूठा हुआ मातृत्व, सारी ममता इस पक्षी पर जैसे बरस पड़ी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मिट्ठू उनके लिए सिर्फ कोई पालतू पक्षी नहीं था, वो असल में संवाद का एक जरिया बन गया था। जब ताई कोई गहरी लंबी सांस लेकर कुछ कहती, तो पिंजरे में उछल कूद करता मिट्ठू झट से जवाब देता, राम राम कहो, सीताराम कहो। सोचिए, उस खाली पड़े बड़े से घर में मिट्ठू का इस तरह धार्मिक मंत्रों को दोहराना असली इंसानी बातचीत की जगह ले रहा था। एक ऐसा सहारा जो हताश तो था पर बहुत सुकून देने वाला था। और यही बातचीत का भ्रम ताई और मिट्ठू के इस रिश्ते की जान था। मिट्ठू एक बहुत ही होशियार छात्र की तरह ताई के पढ़ाए हुए सारे पाठ याद कर लेता था और बिल्कुल सही मौके पर जवाब देता था। ताई कहती सीताराम, तो मिट्ठू भी पलटकर कहता सीताराम। इस छोटे से भ्रम ने ताई के उस गहरे अकेलेपन का इलाज कर दिया था। घर की वो डरावनी सी शांति अब एक रौनक में बदल गई थी। यहाँ तक कि पड़ोस की औरतें भी मिट्ठू की बातें सुनने के लिए उनके घर आने लगी थीं। अगर कहानी के सबसे भावुक पलों की बात करें तो वो तब आता है जब ताई दिन भर काम करके थक कर लेट जाती और एक गहरी उदासी के साथ पूछ बैठती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी? एक बूढ़ी औरत अपने आखिरी दिनों की चिंता एक बेजुबान पक्षी से साझा कर रही है, और मिट्ठू वो पूरी ऊर्जा के साथ उन्हें दिलासा देता, कटेगी कटेगी कटेगी। बस इतना सुनना होता था और ताई के थके हारे शरीर में जैसे नई जान लौट आती थी। तो ये सिर्फ एक शौक के लिए पक्षी पालने वाली बात नहीं रह गई थी।
ये एक बहुत ही जटिल लेकिन खूबसूरत मानवीय और पशु बंधन था। ताई उसे भरपूर प्यार देती थी। गर्मियों की दोपहर में वो मिट्ठू के पास बैठकर उसे अपने पुराने सुनहरे दिनों की, जमींदार साहब की दावतों की कहानियां सुनाती थीं। और हाँ, कभी कभी दोनों में मजेदार नोकझोंक भी हो जाती थी। ताई गुस्से में कहती, मर जा, तो मिट्ठू भी बिना डरे पलटकर कहता, मर जा, मर जा। सच कहें तो मिट्ठू पूरी तरह से ताई का इमोशनल एंकर, उनका सहारा बन चुका था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी कहाँ रहती है? सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब आपकी धार्मिक आस्था और किसी साथी के प्रति आपका प्यार आमने सामने आ जाए? कहानी में ठीक ऐसा ही एक धर्म संकट खड़ा होता है। पूरा गांव प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जा रहा था। ताई की भी गहरी इच्छा थी कि वो परलोक सुधारने के लिए वहां जाएं। लेकिन दूसरी तरफ मिट्ठू की चिंता ने उनके कदम रोक रखे थे। ताई के लिए मिट्ठू को छोड़कर जाना किसी दिल टूटने से कम नहीं था। पहले तो उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि कुंभ की भारी भीड़ में मिट्ठू सुरक्षित रहेगा भी या नहीं। किसी ने सलाह दी कि उसे ट्रेन में साथ ले जाएं, पर ताई को यह आइडिया बिल्कुल सेफ नहीं लगा। आखिर में बहुत ही भारी मन से रोते हुए उन्होंने मिट्ठू को जगन मास्टर की पत्नी के पास छोड़ दिया। जाते वक्त ताई के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार मिट्ठू को पुचकार कर जल्दी लौटाने का वादा कर रही थीं। और ठीक यहीं से ये कहानी अपनी चरम सीमा यानी क्लाइमैक्स की ओर मुड़ती है। ताई तो कुंभ के लिए निकल गईं, लेकिन पीछे से जगन मास्टर के घर में क्या हुआ? यहाँ एक बड़ा वैचारिक सवाल उठता है। क्या होता है जब एक आदर्शवादी इंसान किसी दूसरे की असल जिंदगी में दखल दे देता है? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। तो मिलिए जगन मास्टर से। मास्टर जी एक अच्छे इरादों वाले आदर्शवादी इंसान थे। उनके विचार काफी स्वतंत्र थे और उन्होंने जिंदगी जीने के कुछ सख्त उसूल बना रखे थे। उनका मानना था कि उनके कारण किसी जीव को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब उन्होंने मिट्ठू को पिंजरे में कैद देखा तो उन्हें बहुत बेचैनी होने लगी। उन्हें अंदर ही अंदर एक अपराध बोध महसूस हो रहा था कि उनके अपने घर में एक पक्षी कैदी की तरह है। और फिर वो पल आ ही गया जब जगन मास्टर से मिट्ठू की ये तथाकथित कैद बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने एक दिन पिंजरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। उनका मकसद बहुत साफ था। वो बस चाहते थे कि ये पक्षी खुली हवा में सांस ले। पर दिक्कत ये थी कि मिट्ठू तो पिंजरे का इतना आदी हो चुका था कि वो बाहर आना ही नहीं चाहता था। लेकिन मास्टर जी भी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने बाहर अनाज बिखेर कर उसे पिंजरे से निकलने का लालच दिया। और ये घटना सिर्फ एक पक्षी के उड़ जाने की नहीं है, ये असल में आज़ादी थोपने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अनाज के लालच में मिट्ठू बाहर आया और उड़ गया। जगन मास्टर को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा और पुण्य का काम किया है, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। मिट्ठू को जबरन वो आज़ादी दे दी गई जो उसने कभी मांगी ही नहीं थी। और ऐसा करके अनजाने में ही सही, ताई की वो छोटी सी प्यार से बसाई गई दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी गई। यहां हम दो बिल्कुल अलग नजरियों का सीधा टकराव देखते हैं। एक तरफ ताई का बेइंतहा प्यार था। हाँ, हम कह सकते हैं कि उनकी कैद में थोड़ा स्वार्थ था, लेकिन उसी कैद ने एक बूढ़ी और बिल्कुल अकेली इंसान को जीने का एक मकसद दे रखा था। और दूसरी तरफ था जगन मास्टर का वो कठोर आदर्शवाद, जिनकी नीयत में कोई खोट नहीं था, लेकिन उनके सिद्धांतों ने किसी और की जिंदगी में एक भूचाल ला दिया। यहां किसी एक को सही या गलत कहना बहुत मुश्किल है। ये असल में हमारी भावनात्मक जरूरतों और नैतिक सिद्धांतों के बीच की एक बहुत ही गहरी और जटिल जंग है। कहानी का अंत हमें उसी दर्दनाक और खामोश सच्चाई की तरफ वापस ले जाता है। जरा सोचिए, जब ताई कुंभ स्नान करके पूरे उत्साह से वापस लौटेंगी तो उन्हें क्या मिलेगा? सिर्फ एक खाली पिंजरा और वही घर को काटने दौड़ने वाला सन्नाटा, वही संवादहीनता। कहानी हमें यहां एक ऐसे मोड़ पर लेकर छोड़ देती है जहां कोई आसान समाधान नहीं है। ताई को जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जो थोड़ा सा सुकून मिला था, वो हमेशा के लिए छिन गया। और इसी के साथ एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे जहन में गूंजता रहता है, क्या वाकई एक पक्षी का आज़ाद हो जाना ज्यादा सही है, तब भी जब उसकी वो कैद ही किसी बिल्कुल अकेले इंसान को जिंदा रखने की इकलौती वजह हो? शेखर जोशी जी ने इस कहानी के जरिए हमें इंसानी ज़रूरतों, अकेलेपन और हमारे खुद के थोपे गए सिद्धांतों के नतीजों पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी देर तक हमारे साथ रहता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe to this video.